आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो जानना जरूरी है, वो जान लेना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल परचेजेज या सिंपली परचेजेज इक्वल टू कैश परचेजेज प्लस क्रेडिट परचेजेज। नंबर 2 नेट परचेजेज। नेट परचेजेज का मतलब होता है टोटल परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न। तीसरा फॉर्मूला है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला सीखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिक्स्थ फॉर्मूला एडजस्टेड परचेजेज। एडजस्टेड परचेजेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एडजस्टेड परचेजेज में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है और डिफरेंस को समझना चाहिए। सिमिलरिटी क्या है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक दोनों में ही है, बट डिफरेंस क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में सिर्फ रॉ मटेरियल को लेते हैं, जबकि एडजस्टेड परचेजेज में सारे ही स्टॉक के सारे कंपोनेंट को लेते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट अगला फॉर्मूला समझेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक के कंपोनेंट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री हो या क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एडजस्टेड परचेजेज का ही एक पार्ट है। मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक नैरो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट और एडजस्टेड परचेजेज एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको समझने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ लेना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम्स लिखते हैं उसमें एक ऑर्डर फॉलो करते हैं तो अच्छा रहता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ही लिखना चाहिए नंबर 1 पर। नंबर 2 डेबिट साइड में नेट परचेजेज लिखना चाहिए। नंबर 3 डेबिट साइड में ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना चाहिए। नंबर 4 क्रेडिट साइड में नेट सेल्स लिखना चाहिए। नंबर 5 क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए। नंबर 6 अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस होगा। अगर इस ऑर्डर में लिखते हैं तो ठीक रहता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। चार तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 2 एडजस्टेड परचेजेज माइनस एडजस्टेड परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। थर्ड फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। फोर्थ फॉर्मूला नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट फॉर्मूला अब समझेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को ऐड करते हैं
तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। याद रखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फॉर्मूला समझेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 5 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थर्ड फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर फोर्थ फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर और एक बात समझ लेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस कॉस्ट या नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स या नेट सेल्स। इस तरह से अगर ये फॉर्मेट, अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक वर्टिकल फॉर्मेट में अगर समझें तो ये सारे फॉर्मूले आसानी से समझ सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला सीख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग्स को लेस करते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो क्लोजिंग कैपिटल आता है। ये फॉर्मूला बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में यूज करते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। अब थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बैलेंस शीट है उसके राइट साइड में एसेट्स को लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज को लिखते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं उनको नेचर के बेसिस पर ग्रुप बना देते हैं, जिसको ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कहते हैं। मतलब एसेट्स को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। लायबिलिटीज को भी, साइड को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो कैपिटल, दूसरा करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर इसी से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस शीट में आइटम को अरेंज करने से रिलेटेड। बैलेंस शीट में आइटम्स के अरेंजमेंट को मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। मार्शलिंग मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट 2 तरीके से होता है, एक को लिक्विडिटी ऑर्डर कहते हैं, दूसरे को परमानेंस ऑर्डर कहते हैं। लिक्विडिटी ऑर्डर में जो लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट कौन सा है, जिसको जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके वो उतना लिक्विड होता है, और जिसको जितना लेट से कन्वर्ट किया जा सके वो उतना परमानेंट होता है। मतलब लिस्ट लिक्विड इज मोस्ट परमानेंट, लिस्ट परमानेंट इज मोस्ट लिक्विड। तो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के आइटम का अरेंजमेंट इन्हीं 2 ऑर्डर में होता है। लिक्विडिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट या लायबिलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, और सबसे कम लिक्विड एसेट या लायबिलिटी को सबसे नीचे दिखाते हैं। परमानेंस ऑर्डर में यह उलट जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बैलेंस शीट बनता है लिक्विडिटी ऑर्डर में बनता है, कंपनी की बैलेंस शीट परमानेंस ऑर्डर में बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में हेल्प करते हैं।